नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 10 के भूगोल पाठ को देखेंगे और भूगोल में मानचित्र को देखेंगे। जो अभी वर्तमान समय में आपका 20 मार्च का एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस के, उसमें भूगोल पाठ में मानचित्र आता है। उस मानचित्र को डिटेल से देखेंगे और सभी जितने भी लेसन हैं, जितने भी पाठ हैं, उन सभी में एक एक मानचित्र लगभग में है। उन सभी मानचित्र को हम लोग देखेंगे। यदि आप ध्यान से मानचित्र को देखेंगे तो आपको लगभग में 5 नंबर के आपको मानचित्र से आता है। लेकिन इस वर्ष आपका सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हुआ क्या है कि आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव आएंगे और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव वाला जो भाग है, आप ध्यान से यदि मानचित्र को अध्ययन कर लेते हैं तो ये जो 40 नंबर में भी जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको भी आप कवर कर लेंगे। लेकिन ये मेरा दावा है कि आप यदि ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो 40 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको भी आप कवर कर लेंगे, क्योंकि आप 5 नंबर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। क्योंकि मैं आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो आपको बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में सारा मानचित्र को हम आज वर्णन करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। भूगोल के कक्षा 10 के भूगोल के प्रथम पाठ में है संसाधन। तो संसाधन में आपका आता है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन आपको भारत के मानचित्र पर मृदा संसाधन दर्शाने को कहा जाएगा। तो एक बार हम लोग मृदा के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग मृदा के कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा फसल उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन कर लेंगे। तो जैसा कि हम लिखे हैं कि भारत में 5 प्रकार के मृदा होते हैं: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो मृदा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। और मृदा किसे कहेंगे? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसको हम मृदा कहते हैं। तो भारत में 5 प्रकार के मृदा होते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि जलोढ़ मृदा हम जो मानचित्र में बनाए हैं, आप देख रहे हैं मानचित्र में किस तरह से बनाया गया है। जलोढ़ मृदा को हम लोग ने इस तरह से, ये जो रेंज है, जलोढ़ मृदा को इस तरह के हम लाइन से दर्शाए हैं। ये जो आपका क्षेत्र हो गया जलोढ़ मृदा का हो गया। काली मृदा देखिए, काली मृदा इस तरह के ये जो क्षेत्र हैं इस तरह का पैटर्न बनाए हैं काली मृदा के। लाल और पीली मृदा देखे इस तरह के डॉट डॉट लाल से बनाए हैं। लेटराइट मृदा देखे काला काला जो पूरा क्षेत्र है पेंट किया हुआ है, उसको हम लोग लेटराइट मृदा से दर्शाए भारत के मानचित्र पर। अगला देख रहे हैं प्लस प्लस के निशान है जो मरुस्थलीय मृदा है। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण जैसा कि देख रहे हैं कि नदियों द्वारा लाए गए पंख गाद से हुआ है। यानी जब भी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, जब भी जलोढ़ मृदा, जहाँ भी जलोढ़ मृदा होंगे वो नदी के किनारे वाले स्थान पर होंगे। तो आप देख रहे हैं उत्तर भारत जैसे पहाड़ी क्षेत्र से उतरते हैं, उतरने के बाद ये जो आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार ये क्षेत्र जो है आपका, इधर गुजरात क्षेत्र है, ये सभी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं। इधर आप अंदर आ जाएंगे जो असम मेघालय के जो कुछ क्षेत्र हैं, इसमें बहुत सारे ब्रह्मपुत्र नदियों को भरी हुई है। ये नदियों के किनारे किनारे जो मृदा है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, जिसको खादर और बंगर के विभिन्न नाम से जाना जाता है। खादर नई जलोढ़ मृदा हुआ, बंगर पुराने जलोढ़ मृदा हुआ। यानी जब भी जलोढ़ मृदा होंगे तो नदियों के किनारे किनारे स्थान। इसके बाद इधर देखिए छोटा छोटा सागर तट में देखें कि बहुत सारी इधर नदियाँ गिरती हैं। तो नदियाँ गिरने के पहले, सागर तट में गिरने से पहले अपने मुहान पर बहुत सारा गाद वगैरह, पंख वगैरह छोड़ देती है। उससे जो मृदा का निर्माण हुआ है उसको भी हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा के आप क्षेत्र देख रहे हैं, पंजाब हरियाणा से जो स्टार्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षेत्र, असम मेघालय क्षेत्र और ये समुद्र तटीय कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा है। इस तरफ जलोढ़ मृदा नहीं हुआ। इसके बाद हम काली मृदा की बात करते हैं। काली मृदा का निर्माण लैटेराइट काली मृदा का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों को टूटने से हुआ है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। काली मृदा में ज़्यादातर कपास का खेती किया जाता है। काली मृदा को कई नाम से जानते हैं, जैसे काली कपास मृदा, स्वतः जुताई वाला मृदा भी जानते हैं इसमें।
तो काली मृदा, ये जो काली मृदा जो दक्कन ट्रैप के जो क्षेत्र हैं, ये आपको दिखा रहे हैं दक्कन ट्रैप के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में काली मृदा ज़्यादा पाए जाते हैं। गुजरात महाराष्ट्र का जो कुछ क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें काली मृदा पाई जाती है। अगला बात करते हैं लाल और पीली मृदा की बात करते हैं। लाल और पीली मृदा, आपको देखिए लाल और पीली मृदा जो क्षेत्र है, लाल लाल जो क्षेत्र बनाया गया है, ये जो क्षेत्र बनाया गया है लाल और पीली मृदा है, आपको इस क्षेत्र में लाल और पीली मरुस्थलीय मृदा की बात करें। इसके बाद लेटराइट मृदा की बात करें। लेटराइट मृदा का निर्माण आपको बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कुछ जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। आपका मेघालय जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। उड़ीसा का जो तट है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु का जो तट है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इस क्षेत्र में लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। लेटराइट मृदा कृषि के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इसके बाद हम मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। तो मरुस्थलीय में आपका जो राजस्थान है, राजस्थान बस एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान क्षेत्र में। भारत के राजस्थान क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाए जाते हैं, बाकी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। छठा मृदा की हम बात कर लेते हैं। ये जो पर्वतीय मृदा है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, उसको हम पर्वतीय मृदा के अंतर्गत कहते हैं। जो पर्वत वाला जो क्षेत्र है, जो आपका हिमालय क्षेत्र है, वो पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपको भारत के मानचित्र मृदा का दर्शाने के लिए गया है। सभी नहीं आएंगे, आपको कोई एक आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि लेटराइट मृदा कहाँ का भारत के मानचित्र दर्शाए, तो देखिए लेटराइट मृदा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसके बाद जलोढ़ मृदा कह दिया, तो ये जो क्षेत्र है आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। पर्वतीय मृदा कहेगा तो आपका ऊपर वाला जो क्षेत्र है पर्वतीय मृदा है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र होगा मरुस्थलीय मृदा होगा। लेटराइट मृदा होगा। काली मृदा की बात करेगा तो इस क्षेत्र में आप देख लेंगे। तो इस तरह से आपको मृदा से एक प्रश्न आएगा और आता ही है, मॉडल सेट में भी दिया हुआ है, इसलिए आप मृदा को 2-4 बार बनाकर अभ्यास कर लेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा। वर्ग 10 के भूगोल में पाठ 2 में आपका है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं मानचित्र से, एक हाँ क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको वन एवं वन्यजीव संसाधन में इसका नाम पूछ देगा कि कहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, इस असम है। इसको हम ऐसे डॉट कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका है दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका है उत्तर प्रदेश में, इसको हम दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ हम लिख देंगे दुधवा। इसके बाद है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, इसको हम लिख देते हैं जिम कॉर्बेट। अगला है रणथंभौर। रणथंभौर जो है राजस्थान में है, यहाँ हम लिखते हैं और लिखते हैं रणथंभौर। आपका है बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है, और हम इसको लिखते हैं वर्ग 10 के पाठ 2 में आपका है जल संसाधन। तो जल संसाधन में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे और इस पे बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, प्रायः यह मैप में पूछा गया है। आप देखेंगे, आप मॉडल क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें भी बहुत सारे जल संसाधन का उदाहरण दिया गया है मानचित्र के माध्यम से। तो यदि आपको भारत के मानचित्र अच्छी तरह से जानते हैं, पॉलिटिकल मानचित्र जानते हैं, तब तो आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल मानचित्र नहीं जानते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरा एक वीडियो है भारत के मानचित्र के बारे में, उसको आप एक बार जरूर देखिए इन वीडियो देखने के पहले। चलिए जल संसाधन की बात करते हैं। तो इसमें आपको मानचित्र में सिर्फ पूछा जाएगा कि कौन सा बांध कहाँ है। आपको जैसे कि हम 10 बांध बनाए हैं, 10 बांध आप देखिए।
एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आप आगे वीडियो बढ़ाइएगा। देखिए पहला है भाखड़ा नंगल बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध आपका सतलज नदी के ऊपर है। तो सतलज नदी के ऊपर एक आपका हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया है, भाखड़ा नंगल बांध। इसके बाद आपका आ गया टेहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध हो गया। इसके बाद आ गया टेहरी बांध। तो टेहरी बांध भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है टेहरी बांध और यह है उत्तराखंड राज्य में है। यह आपको टेहरी बांध आपका भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बनाया गया है, जो आपको उत्तराखंड में आप एक बांध बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं टेहरी बांध। चलिए इसके बाद आगे है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात राज्य में। तो सरदार सरोवर बांध। इसके बाद है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध आपका रिहंद नदी का पर बनाया गया है, जो गंगा के सहायक नदी है। रिहंद नदी आपका यूपी में बनाया गया है। गंगा इस तरह से निकलती है ऐसे ना, तो इसमें एक रिहंद नदी बही हुई है, इसको बोलते हैं रिहंद बांध। चलिए 4 में रिहंद बांध है। अगला है 5वां है मैथन बांध। तो झारखंड में दामोदर नदी पर बांध बनाया गया है, बहुत सारे बांध बनाया गया है। आपको हम बांध के वीडियो 4-5 वीडियो बनाए हैं, यदि आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो अगला है मैथन बांध। तो मैथन बांध आपका है झारखंड में दामोदर नदी के ऊपर। झारखंड में दामोदर नदी के ऊपर है मैथन बांध। इसके बाद आता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है, जो महानदी पर बनाया गया है, इसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। आप नाम भी लिख सकते हैं, हम आपको शॉर्ट में नंबर लिख दे रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह के नहीं लिखिएगा, एग्जाम में आप नाम पूरा लिखिएगा। इसके बाद देखिए नागार्जुन सागर बांध है। तो नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है नागार्जुन बांध। इसके बाद है गांधी सागर। गांधी सागर आपको राजस्थान में है, गांधी सागर चंबल नदी के ऊपर। तो गांधी सागर बांध बनाया गया है, आपका हो गया 8वां गांधी सागर बांध। इसके बाद है हनुमान बरे। तो हनुमान बरे आपको यहाँ कोसी नदी यहाँ पर, तो कोसी नदी के ऊपर एक बैराज बनाया गया है, उस बैराज का नाम है हनुमान बैराज। आपका 10वां है पेरियार बांध, यानी पेरियार नदी पर बनाया गया है, या केरल राज्य में है पेरियार बांध। इस तरह की आपका बांध हो गया। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे, आपको सेट में भी देखिएगा, मॉडल क्वेश्चन में भी देखिएगा, हर एक मॉडल में 1-2 बांध पूछ दिए गए हैं, इसलिए आप बांध को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पार्ट 4 में आपका कृषि है। तो कृषि में कई तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि के प्रकार, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मानचित्र के माध्यम से सिर्फ आपको फसल पूछा जाएगा कि कौन सा फसल कौन से राज्य में उत्पादन होते हैं सर्वाधिक। ऐसे तो सभी फसल लगभग थोड़ा बहुत सभी राज्य में होते हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछा जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और मानचित्र में भी काम करेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन सा फसल कौन से राज्य में उत्पादन किया जाता है। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं चावल। तो चावल का उत्पादन भारत के सर्वाधिक उत्पादक भारत के आपको पश्चिम बंगाल में होता है। तो यदि चावल इस तरह के फसल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसको एक डॉट पार्टिकुलर उसको डॉट नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम इस तरह के हम घेर देंगे और घेरने पूरे राज्य को घेर देंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे चावल उत्पादक क्षेत्र। दूसरा है गेहूं। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है पंजाब हरियाणा। तो पंजाब में हो गया आपका पंजाब हरियाणा, इसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे पंजाब हरियाणा। ये आपका हमारा गेहूं हो गया पंजाब हरियाणा। दूसरा हो गया चाय। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन आपको होता है असम में। ये आपका हो गया असम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया जो आपका हो गया असम। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। चाय एक पेय पदार्थ है। बहुत आपको फसल कृषि पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको
कृषि पाठ को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चाय आपका हो गया। इसके बाद कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक रूप से आपको कर्नाटक राज्य में किए जाते हैं। तो कर्नाटक राज्य में आपका एक कर्नाटक राज्य हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे राज्य को हम डॉट डॉट घेर रहे थे, शैडो कर देंगे पेंसिल या पेन के माध्यम से शैडो करेंगे और आपको लिख देंगे कॉफ़ी उत्पादक राज्य। जैसे कि रबर हो गया, तो रबर का भी उत्पादन आपका होता है सबसे ज़्यादा केरल राज्य में रबर का उत्पादन होता है। तो आपका यहाँ केरल राज्य हो गया। इस तरह से हम सेट करेंगे और आपका लिख देंगे रबर उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद अगला आता है गन्ना। तो गन्ना सर्वाधिक रूप से भारत के उत्तर प्रदेश में उत्पादन किए जाते हैं। ये आपका यहाँ से ये उत्तर प्रदेश हो गया, इस एरिया को हम घेर कर लिख देंगे गन्ना उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका कपास। तो कपास काली मिट्टी में पाई जाती है और इसी के कारण काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र जो एरिया है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आपको गुजरात में जो एरिया है उसको हम गुजरात जो सेट कर देंगे और इसको लिख देंगे कपास का उत्पादन। इसके बाद सोयाबीन है। तो सोयाबीन को आंध्र प्रदेश को सोयाबीन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश आपका है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश को सोया क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इसको लिख देंगे सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद अगला आता है जूट। तो जूट के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होता है, इसलिए यह जूट जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में होते हैं सर्वाधिक। इसके बाद अगला हम ले लेते हैं नारियल। इसके बाद हम 11 ले लेंगे। तो 11 नारियल। तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन आपको केरल राज्य में होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आप एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, इस तरह के बना लीजिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा। जैसे कि चावल हो गया पश्चिम बंगाल, गेहूँ होगा पंजाब हरियाणा, चाय हो गया असम, कॉफ़ी हो गया आपका कर्नाटक हो गया, रबड़ हो गया आपका केरल, गन्ना हो गया उत्तर प्रदेश, मक्का हो गया उत्तर प्रदेश, कपास हो गया आपका गुजरात महाराष्ट्र, सोयाबीन हो गया आंध्र प्रदेश, जूट हो गया पश्चिम बंगाल, नारियल हो गया केरल। आप इस तरह के लिख लेंगे और मानचित्र के ऊपर भी दर्शा लेंगे, इसे यही फसल से पूछा जाएगा। अब अगला पाठ हम लोग देखते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में। पाठ 5 में आपको भूगोल के 5 पाठ में आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन देखने को मिलेगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में आपको हम पहला लेते हैं लौह-अयस्क की पेटी। तो लौह-अयस्क की पेटी पूछा जाता है, आपको मॉडल सेट में देखेंगे कि कौन सा लौह-अयस्क की पेटी आपको नाम पूछ दिया जाएगा कि गोवा कहाँ है, मयूरभंज कहाँ है, क्योंझर कहाँ है, बेलाडीला कहाँ है। तो ये सब्जेक्टिव में भी आपको काम देगा। तो लौह-अयस्क पेटियां में पाई जाती हैं, परत में पाई जाती हैं। तो पहला जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी। तो उड़ीसा झारखंड पेटी में जो आपका 3 प्रमुख हैं इसको हम लोग देखेंगे गोवा, मयूरभंज, क्योंझर। गोवा, मयूरभंज, क्योंझर। तो गोवा जो है झारखंड में है, बाकी मयूरभंज और क्योंझर जो है आपको उड़ीसा राज्य में है। तो गोवा झारखंड कहाँ होगा? ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, यहाँ जो मानचित्र है ये पूरे मानचित्र है, ये झारखंड राज्य में है। तो गोवा हम यहाँ लिखेंगे और आपको इस तरह के लिख देंगे गोवा। इसके बाद अगला है मयूरभंज और क्योंझर। तो मयूरभंज और क्योंझर आपका उड़ीसा राज्य में है। तो मयूरभंज और क्योंझर आपका उड़ीसा है, ये मयूरभंज और क्योंझर, इसको हम नाम दे देंगे। अगला पेटी का नाम है दुर्ग बस्तर पेटी। तो दुर्ग बस्तर पेटी, तो इसमें 2 प्रमुख है, दुर्ग और बेलाडीला। दुर्ग और बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों पेटियां जो है छत्तीसगढ़ में है, आपका छत्तीसगढ़ में इस स्थान पर है। एक हो गया दुर्ग हो गया, एक हो गया बेलाडीला। आप इसको मार्क करके लिख दीजिएगा। अगला जो पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी है, इसमें 2 प्रमुख हैं। आपका नाम इसमें है, एक रतनगिर, एक है मार्मगोवा। रतनगिर आपका महाराष्ट्र राज्य में है और मार्मगोवा गोवा राज्य में है। इस तरह के आप हम लिख सकते हैं। अगला है
बेलारी चित्रदुर्ग पेटी। तो बेलारी चित्रदुर्ग पेटी में जो प्रमुख जो है नाम बेलारी, चित्रदुर्ग एवं कुद्रेमुख की खाने यहाँ से प्रमुख रूप से इन जगहों से प्रमुख रूप से लॉ के निकाले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बहुत फेमस है और बार बार नाम पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना है। तो बेलारी चित्रदुर्ग पेटी जो होते हैं, बेलारी, चित्रदुर्ग एवं कुद्रेमुख, ये सभी जो है आपको कर्नाटक राज्य में है। ये इस तरह के आप देखेंगे, कर्नाटक राज्य हो गया आपको, यहाँ कर्नाटक राज्य हो गया, बेलारी, चित्रदुर्ग एवं कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक राज्य में हो गया। तो इस तरह के लॉ की पेटी देखे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला आप देख रहे हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग, यानी लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता है तो इस्पात का निर्माण होता है। तो जिस स्थान पर लोहे निकलते हैं वहाँ पर कल कारखाना स्थापित न करके अन्य जगहों पर स्थापित किया गया है और इसका नाम पूछा जाएगा, इसलिए आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा। नाम पूछा जाएगा और मैप में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे और आपके मानचित्र में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दुर्गापुर जो इस्पात उद्योग है, तो दुर्गापुर इस्पात उद्योग आपका ये पश्चिम बंगाल में है, इसको हम लोग लिख लेंगे दुर्गापुर। इसके बाद आप देखेंगे कि बोकारो और जमशेदपुर जो लौह इस्पात उद्योग है दोनों झारखंड राज्य में है। बोकारो आपका इस स्थान पर हो गया, बोकारो, और जमशेदपुर यहाँ है। जमशेदपुर और ये हो गया आपको बोकारो। चलिए अगला है राउरकेला। तो राउरकेला उड़ीसा राज्य में है, आपको उड़ीसा राज्य में इस स्थान पे राउरकेला है। इसके बाद है भिलाई यानी छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई है। तो छत्तीसगढ़ में आपको एक भिलाई है, इसको हम लोग लिखते हैं भिलाई। इसके बाद आपका है विशाखापट्टनम इस स्थान पर है। विशाखापट्टनम समुद्र के तट के किनारे है, इसको हम लोग लिखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इस्पात निर्माण होता है। अगला है भद्रावती और विजयनगर आपका इस स्थान पर है भद्रावती और इस स्थान पर है विजयनगर। दोनों कर्नाटक राज्य में है। अगला है सलेम, तमिलनाडु राज्य में है आपका सलेम। ये आपको सिर्फ नाम लिख के दे देगा, आपको मानचित्र के ऊपर दर्शाना होगा आपको। जैसे कि विशाखापट्टनम दे दिया आपको कि भारत के मानचित्र पर विशाखापट्टनम को दर्शाए, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है, इस स्थान पर है विशाखापट्टनम। हम लोग मानचित्र को एकदम बारीकी से देखेंगे। आपको सबसे पहले पिछले ही मैं बोल चुका हूँ कि आपको सबसे पहले पॉलिटिकल मानचित्र को पढ़ना होगा। पॉलिटिकल मानचित्र यदि आप नहीं पढ़े तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप पॉलिटिकल मानचित्र को एक बार देख लीजिएगा और आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगला हमने कोयले के खान लिया है। तो कोयले के खान आपको जगह पूछा जाएगा कि झरिया कहाँ है, रानीगंज कहाँ है, तानसर कहाँ है, कोरबा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, आपको बताना है। स्थानों से कोयला निकाले जाते हैं। तो कोयले के भी प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एक कार्बन की मात्रा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। और सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें 95 से 98% तक लगभग कार्बन की मात्रा होते हैं। तो ये जहाँ जहाँ से कोयला निकाले जाते हैं वो खदान का नाम है, वो प्रमुख जो खदान है उस खदान का नाम है। आपको नाम लिखना होगा, आप कॉपी में भी लिखिए और याद कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम करेंगे। ऐसा यदि मानचित्र में पूछा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि वो कोरबा कोयला के खदान कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो आपका छत्तीसगढ़ होगा। इसलिए कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को रोककर आराम से देखिए, एक दो बार वीडियो को रिपीट कर करके अब देखिएगा और कॉपी में लिख कर एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोकेट करते हैं। तो झरिया आपका है, झरिया झारखंड राज्य में है,
जो इस जगह पर है इसको हम लोग लिख देते हैं झरिया। अगला है रानीगंज। रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में है, इस स्थान पे है। इसके बाद है तालचर। तालचर तालचर आपका है उड़ीसा राज्य में है, आपका इस स्थान पर है तालचर। तालचर। अगर है कोरबा, तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में हो गया, इस स्थान पर है कोरबा। अगला है सिंगरौली, आपका मध्य प्रदेश में है। अगला है सिंगरैनी। तो ध्यान दीजिएगा, एक सिंगरौली है, एक सिंगरैनी है। तो सिंगरैनी आपका आंध्र प्रदेश में हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया सिंगरैनी। अगला है नवेली, तमिलनाडु राज्य में, इस स्थान पर है नवेली। आप देख रहे हैं कि जो कोयले के खदान हो गए आपका इसी एरिया में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए आप जब भी कोयला के खदान लोकेट करने के लिए आएगा तो ध्यान में रखेंगे कि इस एरिया को में ही आप लिखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, अगले मानचित्र में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते क्या है, वहाँ पर बहुत सारे मशीनरी चीज़ बनते हैं, बहुत सारे मशीन का कलपुर्जे बनते हैं, मैकेनिक चीज़ बनते हैं, रोबोटिक चीज़ बनते हैं, कंप्यूटर वाले चीज़ बनते हैं, मशीनरी चीज़, बहुत सारे मशीनरी चीज़ बनेंगे। उस फैक्ट्री को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछता रहता है मानचित्र के माध्यम से। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ देखते हैं कि मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो पंजाब में है। और पंजाब के इस स्थान पर हम इसको इंडिकेट करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम मोहाली। अगला आता है नोएडा। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, आपको ये दिल्ली से सटा हुआ है, ये दिल्ली से सटा हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं नोएडा। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोलकाता है और पश्चिम बंगाल में है, यहाँ कोलकाता है। अगला है भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ है। इसके बाद है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इस स्थान पर है। चेन्नई इस स्थान पे है। अगला है गांधीनगर, गुजरात राज्य में है, इस स्थान पे गांधीनगर है। अगला हो गया मुंबई इस स्थान पे है मुंबई लिख लेंगे। इसके बाद है जयपुर टेक्नोलॉजी पार्क है राजस्थान में। इस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी पार्क देखें, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, तो एक एक करके हम लोग नाम याद जरूर रखेंगे और आपको मानचित्र पे दर्शाने के लिए आएगा। अगला हम लोग देखते हैं कहेंगे प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो भारत में अभी वर्तमान समय में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जो मुख्य हैं उनका नाम आपको दर्शाना है मानचित्र के ऊपर। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से आप जान रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन होता है। अब तो पहला नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है आपको नरोरा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में है नरोरा। देखिए, आप जब मानचित्र में दर्शाने लगेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में यहाँ नरोरा दर्शा दीजिए। यदि
इधर उधर थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, वो आपको मान लिया जाएगा कि आपने नरोरा उत्तर प्रदेश में दर्शाया है। लेकिन एक आप पॉइंट याद रख पाइएगा तो अच्छा होगा। अगला होगा रावत भट्टा परमाणु संयंत्र जो यहाँ इस स्थान पर है, इसको बोलते हैं रावत भट्टा। अगला है आपका काकरापारा गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में देखिए काकरापारा आपका ये होगा गुजरात राज्य में हो गया। इसके बाद है तारापुर आपका इस स्थान पर देखिए, ये तारापुर है, महाराष्ट्र में तारापुर है। कल्पकम तमिलनाडु राज्य में है, ये आपका तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के इस स्थान पर कल्पकम के नाम से जाना जाता है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैगा कर्नाटक राज्य में है, इस स्थान पे है, इस स्थान पर इसको बोलेंगे कैगा। इस तरह से आपने देखा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं। तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में, रावत भट्टा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पकम तमिलनाडु और कैगा कर्नाटक राज्य में है। अगला हम लोग देखेंगे प्रमुख तेल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। प्रमुख तेल क्षेत्र कहने का मतलब हुआ कि भारत के किन किन स्थानों पर किन किन राज्य से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो आप जान रहे हैं कि पेट्रोलियम का उत्पादन जब भी होता है तो किसी न किसी समय में वहाँ समुद्र हुआ करता था और जीव जंतुओं के अवशेष दबने से के कारण पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। तो पेट्रोलियम भारत के मुख्य 3 जगहों पर निकाले जाते हैं। ऐसे और बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं, लेकिन अभी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 स्थान को जानना बहुत जरूरी है। पहला मुंबई है, तो मुंबई है, आप देखें तो मुंबई में नहीं है आपका ये अरब सागर क्षेत्र है। तो अरब सागर क्षेत्र में इस स्थान पे हम लोग मुंबई हाई का है, तो ये मुंबई हाई है। मुंबई हाई ये सागर तट क्षेत्र में आता है। ये मुंबई हाई से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद है अंकलेश्वर, इसी स्थान पर अंकलेश्वर है, इसी स्थान पर गुजरात राज्य में पड़ता है अंकलेश्वर। अगला है डिगबोई ये इस जगह पर है, असम में डिगबोई असम में है। इन स्थानों से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे पहले समझते हैं कि बंदरगाह होते क्या हैं। तो इस तरफ भी महासागर है, इस तरफ भी महासागर, यानी समुद्र, बड़े बड़े समुद्रों में, महासागरों में वस्तुओं का ढुलाई, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम शिप के माध्यम से किया जाता है। तो शिप को लगाने के लिए उसके एक जगह चाहिए। जिस तरह से बस स्टैंड होते हैं, बस लगने के लिए रेलवे स्टेशन होते हैं, ट्रेन को लगने के लिए एयरपोर्ट होते हैं, हवाई जहाज रुकती है वहाँ, उसी तरह से आपका बंदरगाह होते हैं, पानी जहाज रुकने का जगह होते हैं। तो जब भी बंदरगाह बनेंगे तो आपको समुद्र के किनारे ही बनेंगे। तो जब भी बंदरगाह आपको पूछे तो आपको दिमाग में रखेगा कि समुद्र के किनारे ही बनाएंगे, अंदर में हम नहीं बनाएंगे। इस तरफ आपका हो गया, इस तरफ होता है अरब सागर है, इस तरफ अरब सागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ से देखते हैं, यदि आप अरब सागर से स्टार्ट करना चाहेंगे अरब सागर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बंगाल की खाड़ी से स्टार्ट करना चाहें तो बंगाल की खाड़ी से भी स्टार्ट करना सकते हैं। तो सबसे पहले है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह आप इस स्थान जो देख रहे हैं, यहाँ इस स्थान देख रहे हैं, गुजरात राज्य में है कांडला बंदरगाह। और यह एक बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह होते क्या है, जिसमें ज्वार भाटा आता है, उसमें यहाँ पर पानी भर जाता है,
तो बाहर से जो शिप आने वाले होते हैं, बड़े बड़े जो शिप होते हैं, यहाँ पर पानी कम होता है जिसके कारण नहीं आ पाते हैं, और जाना होता है तो पानी कम होने के कारण नहीं जा पाते हैं। जैसे ही 12 बजता है तो पानी ज्वार भाटा के कारण ऊपर उठ जाता है और इधर से शिप आ जाते हैं और यहाँ जो शिप लगे होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो आपको कंडला जो बंदरगाह है एक ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात राज्य में है। इसके बाद है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह इस स्थान पर आप देख रहे हैं, मुंबई बंदरगाह है। इस स्थान पर मुंबई बंदरगाह बना दिया गया है, मुंबई बंदरगाह वर्तमान समय में बहुत व्यस्तम बंदरगाह है। तो इसकी भार क्षमता को कम करने के लिए एक और छोटा सा बंदरगाह बना दिया गया, उसका नाम है नहावा सेवा बंदरगाह। इसके बाद आपका मार्मुगाओ बंदरगाह जो है गोवा राज्य में है। इस तरह यहाँ देख रहे हैं कि छोटा सा राज्य है, एक गोवा राज्य है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो सीपोर्ट है उसको बोलते हैं मार्मुगाओ गोवा राज्य में। इसके बाद है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर पतन। तो न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक राज्य में है, इस स्थान पे है। अब जब भी बनेगा तो समुद्र से लगे हुए बनाएंगे हम बंदरगाह को। तो आपको यहाँ हो गया न्यू मैंगलोर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैंगलोर कर्नाटक राज्य में है, न्यू मैंगलोर। इसके बाद है चेन्नई बंदरगाह को छोड़ देते हैं। इसके बाद कोची बंदरगाह देखते हैं, 5वां है कोची बंदरगाह। तो आपको यह इस स्थान पर है कोची बंदरगाह, कोची केरल राज्य में है, कोची बंदरगाह है, इस स्थान पे है, समुद्र से सटा हुआ, इसको हम बनाएंगे। अगला है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह आपका इस स्थान पे है, इस स्थान पे चेन्नई बंदरगाह। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आप देखेंगे जितने भी मैप बना रहे हैं विशाखापट्टनम बहुत फेमस है, इसलिए आप एकदम दिमाग में रट लेंगे कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और इस स्थान पे है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आपका इस स्थान पर है, इसको हम लोग बोलते हैं विशाखापट्टनम। यह भारत के सबसे सेफ बंदरगाह के रूप में माना जाता है। अगला है पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में है। पारादीप। अगला हो गया कोलकाता बंदरगाह, इस स्थान पे कोलकाता बंदरगाह है। जिस तरह से मुंबई बंदरगाह के भार को क्षमता को कम करने के लिए एक नहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था, उसी तरह से कोलकाता बंदरगाह को भार को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया। इसी स्थान पर एक बंदरगाह बना दिया गया, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। इस तरह से आपने देखा कि बंदरगाह कौन कौन से हैं और अरब सागर में कौन कौन से बंदरगाह हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से बंदरगाह हैं। आपको इस तरह से लिखकर कॉपी में अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब अगला हम लोग वीडियो देखते हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। यानी भारत में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैं, लेकिन हम आपको 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के बारे में बता रहे हैं, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। इन चारों को आप याद कर लेंगे, इसमें से आपको एक आएगा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, सबसे पहले हवाई पतन होता क्या है? तो हवाई पतन को हम एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहाँ पर हवाई जहाज़ रुकती हैं, उसको हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। तो जैसे कि आप यहाँ इस स्थान पर दिल्ली देख रहे हैं, आप इस तरह के ऐसे बनाएंगे और आपको इस तरह से ऐसे करके इस तरह के कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिल्ली में है।
अगला है कि छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र राज्य में है और मुंबई में है। ये मुंबई में है, मुंबई में है। अगला है मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय, तो मुंबई आपका इस स्थान पे हो गया, मुंबई इस स्थान पे हो गया आपका। अगला है मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी मीनामकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो मीनामकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है तमिलनाडु राज्य में है, जो चेन्नई में है। मीनामकम चेन्नई में है। अगला है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कोलकाता राज्य में है, इस स्थान पे है, इस स्थान पे। सुभाष चंद्र बोस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के बारे में बताया आपको। तो सबसे पहले जान जाइए कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। याद रखने के लिए आप दिमाग में रखेंगे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जो दिल्ली में रहा करती थी, तो उन्हीं के नाम पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन रख दिया गया। दूसरा छत्रपति शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के थे, तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नाम है आपको छत्रपति शिवाजी रख दिया गया। मीनामकम एक आप देख रहे हैं, मीनामकम तमिलनाडु साउथ का नाम है, उसको हम लोग मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख रहे हैं। जैसे कि बॉस बॉस जो टाइटल होते हैं जनरली बंगाली होते हैं, और बंगाली बंगाल में होते हैं, कोलकाता में होते हैं। तो आप जान जाएंगे जो सुभाष चंद्र बोस थे, ज़्यादातर इनका जो जीवन बीता हुआ था कोलकाता में बीता हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर आपको रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चारों को ये अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, इसी में हम बना रहे हैं आपको स्वर्णिम चतुर्भुज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज, जैसे कि ये दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता यानी चार महानगरों को जोड़ने वाली एक महामार्ग बना जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये सोच डेवलप किया गया था, और इन्हीं के उद्घाटन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चार महानगरों को जोड़ा गया था, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, और ये 4 लेन 5 लेन जो सड़कें हुआ करते थे, अच्छे अच्छे सड़कें हुआ करते थे। आपको एक महानगर से दूसरे महानगर में जाने में कम समय लगता है, तो उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया। आपको एग्जाम में मॉडल सेट में बहुत पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम लिखे या स्वर्णिम चतुर्भुज को दर्शाए। तो आप सीधा सा आप एक दिल्ली हो गया, तो दिल्ली से यहाँ ऐसा लेकर खींचेंगे, आपका चेन्नई आ गया, चेन्नई के बाद इस तरह के कोलकाता, और कोलकाता के बाद दिल्ली। आपको देखिए चतुर्भुज की आकृति दिख रहा है ये, तो इसी का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब हम लोग तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे जैक में 10th क्लास में मैट्रिक एग्जाम में किस पैटर्न के आधार पर, किस मानचित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक करके हमने बताने का प्रयास किया। आप टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पे कोई ना कोई मानचित्र है, किताब निकालिए, यूट्यूब खोलिए और एक एक मानचित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। और इस मानचित्र के माध्यम से यदि आप पढ़ेंगे तो भूगोल जो होता है मानचित्र का विषय है, यदि आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से हल कर देंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि इसी प्रकार के और कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट करके बताइए। यदि और किसी भी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं वीडियो कि मेरा मैट्रिक में अच्छा नंबर आ जाए, इसके लिए मैं आपको तुरंत वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।